अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ये बातें डिस्कस करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कदर कसीर तादाद में क्यों है। पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इन दो एलिमेंट की वजह से इस कदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जितने 116 एलिमेंट के भी नहीं हैं। इस कदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद होने की वजह क्या है, तो कुछ सोर्सेज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम डिस्कस करते हैं तो तीन बुनियादी सोर्सेज हमें नज़र आते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे है जी कोल। ठीक है, कोल। नंबर 2 हमारे पास है नेचुरल गैस। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेचुरल गैस दूसरे नंबर पे है, ये भी सोर्स है। और थर्ड नंबर पे जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? तीन बुनियादी तौर पर, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। बारी बारी अब हमने ना इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं। व्हाट इज़ कोल? कोल जो है ना, कोयले को बोलते हैं उर्दू में। कोयला कैसे बनता है, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। कोयले की इकसाम क्या है और कोयला कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देता है। कोल है क्या? कोल जो है ज़मीन के नीचे दफन शुदा सॉलिड मटेरियल है जो कि कंबस्टिबल भी होता है। कंबस्टिबल उस चीज़ को जो जल सकता है, ठीक है। ये एक सॉलिड मटेरियल है जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। कोल इज़ ए सॉलिड मटेरियल, सॉलिड ब्लैकिश मटेरियल, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। ब्लैक मटेरियल अंडर द अर्थ, ब्लैक मटेरियल विच इज़ कंबस्टिबल, जो कि कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल एंड प्रेजेंट और या फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की तह के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये बुनियादी तौर पर हम कोल इसको बोलते हैं। एक सॉलिड ब्लैक कलर का मटेरियल है जो कि कंबस्टिबल होता है, ज़मीन की अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। तीन सतहें हैं ज़मीन की, तीन तह हैं। एक है अर्थ क्रस्ट जो कि ऊपर वाली तह है, इसी तरह एक दरमियानी तह है और एक बिल्कुल नीचे वाली तह है। ज़मीन की अर्थ क्रस्ट वो वाली ज़मीन की वो तह जिसके ऊपर हम चलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसके नीचे पाया जाता है सॉलिड टाइप मटेरियल ब्लैकिश कलर का, जो कि कंबस्टिबल भी है, जलता भी है और ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। ये इस टॉपिक में से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, कोल कैसे बनता है। ये शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, ये इस क्वेश्चन का ना जवाब अपने लाजमी याद रखना है। बाकी चीज़ें MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये शार्ट क्वेश्चन आता है पेपर के हवाले से। कोल कैसे बनता है ये सोचा जाता है। देखो, मैं आपको ना इसके बारे में पहले एक डायग्राम के ज़रिए समझा देता हूँ। हमारे पास ये ज़मीन की तह है, ठीक है, ये लेयर्स हैं, ज़मीन है ये। इस पे कोई पौधा है, यहाँ पर फ़र्ज़ किया ये एक पौधा है जो ज़मीन पर यहाँ पर उगा हुआ है, या ज़मीन पर दरख्त है। कुरान मजीद में भी आता है कि पहले की कौमों के ऊपर ना अजाब दिए गए, किसी के ऊपर पानी का अजाब दिया गया। बहुत से ऐसे शहर थे जिनको अल्लाह ताला ने पूरा ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। तो ज़ाहिर है वहाँ पर इंसान भी रहते होंगे, जानवर भी रहते होंगे, वहाँ पर दरख्त भी होंगे। ये तसव्वुर किया जाता है कि दरख्त जब ज़मीन के नीचे 500 मिलियन साल दफन हो जाए, हाई टेम्परेचर मिले, हाई प्रेशर मिले, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो, तो वो कोल में तब्दील हो सकता है। कोल में भी तब्दील हो सकता है, नेचुरल गैस में भी और पेट्रोलियम में भी। इंसान के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जानवरों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। जब इंसान मर जाता है तो वो बैक्टीरिया जो है ना वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इंसान को जल्दी दफनाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो बैक्टीरिया का जो एक्शन है ना वो फास्ट हो जाता है। तो इसलिए इत्र भी लगाते हैं कि स्मेल फैलना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से। जब पौधा ज़मीन के नीचे या जानवर दफन हो जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया उसकी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर मिले तो उसकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से वो जो पौधा है या जानवर है वो 3 चीज़ों में तब्दील हो सकता है, कोल में भी। अब देखो ये पौधा है, ये कुछ भी कंडीशन की वजह से ना ज़मीन के नीचे दफन हो गया, फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये ज़मीन के नीचे यहाँ पर दफन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हो रही है, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना बैक्टीरिया की वजह से। हाई टेम्परेचर प्रेशर इसकी कंडीशनें हैं, दोनों कंडीशनें मिलनी चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों के दोनों हाई होने चाहिए। तो फिर वो क्या होगा, वो जो प्लांट है या एनिमल है वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, कोल के अंदर तब्दील हो जाएगा, कोल, ठीक है, कोल में तब्दील हो जाएगा। तो ये यकीन किया जाता है कि 500 मिलियन साल अगर ज़मीन के नीचे कोई दरख्त या कोई पौधा या जानवर वो दफन हो जाए तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से वो कोल में तब्दील हो जाता है। यही 2-3 जुमले हैं जो हमने लिखने हैं यहाँ पर। इट इज़ बिलीव दैट, या इट वाज बिलीव दैट, ये तसव्वुर किया जाता था, दैट कोल वाज फॉर्म्ड, दैट कोल वाज फॉर्म्ड, कोल बनता है व्हेन ट्रीज, remains of trees, remains of trees under the earth, ज़मीन के नीचे रह जाएं, under the earth about 500 million years। अगर ज़मीन के नीचे रह जाएं तो फिर क्या होगा, कोल बनता है, ठीक है। would due to bacterial and chemical decomposition, रिएक्शन होने की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल एंड केमिकल डीकम्पोजिशन would converted into peat, वो पीट में तब्दील होगा। देन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज्ड द पीट इनटू कोल। इस तरह से पीट जो है वो कोल में तब्दील हो जाता है। ये बात 3-4 जुमले हैं जो आपने लिखने हैं इस सवाल के अंदर, कि ये तस्वर किया जाता था कि कोल कैसा बनता है कि रिमेन्स ऑफ ट्रीज अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे रह जाए 500 मिलियन साल, और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, ठीक है, ये अच्छा खासा दुरानिया है। 500 मिलियन साल लगें तो वो जो लकड़ी है वो पहले पीट में तब्दील होगी, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा, वो किस में तब्दील हो जाएगी, कोल के अंदर। पीट जो है ना वो भी कोल बनने से पहले, या यूँ कह लें कोल की एक टाइप है, अभी कोल सही तरह से बना नहीं होता तो पहले पीट बनता है। सबसे पहले वुड कन्वर्ट होगी पीट में, फिर उसके बाद वो कोयला बनता जाएगा। अब देखो ये हमारे पास है वुड, यहाँ पर ये वुड है, वुड के अंदर 40% कार्बन होता है, ठीक है। अब इसकी बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होना शुरू हो गई और ये वुड कन्वर्ट हो गया सबसे पहले पीट के अंदर। अब इसके अंदर जो कार्बन है वो 60% कार्बन होता है, लकड़ी के अंदर 40% कार्बन है। अब इस प्रोसेस के तहत कार्बन बढ़ता जा रहा है, देखो कार्बन 40 से 60% पे चला गया, पीट बन गया। इसको हम पीट, है कार्बन ही, है ही लकड़ी ही, लेकिन कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ ये ज़रूरी है ना, ये तो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज़ ज़रूरी है। बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होगी पीट में, वुड पीट में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद पीट फिर दोबारा से जब इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर मिलता है तो ये लिग्नाइट, ये भी कोल की टाइप है, लिग्नाइट में तब्दील हो जाएगा। इसके अंदर 70% कार्बन होता है, ठीक है, 70%। अब लिग्नाइट को फिर हाई प्रेशर मिलता है, ये हाई प्रेशर गेन करके, हाई प्रेशर, ये तब्दील होता है बिचुमेंस में, बिचुमेंस। इसके अंदर 80% कार्बन है, ठीक है,
और फिर दोबारा से जो बिटुमेंस है इसको अगर हाई प्रेशर दें तो ये एंथ्रासाइट में तब्दील हो जाता है, एंथ्रासाइट। अब आप कहेंगे कि चीज़ें क्या हैं, ये सारे है कोयला है ये 90% कार्बन। लेकिन कार्बन की मिकदार, कोयला आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ का, लेकिन कोल की जिसामत बड़ी होती है। जो अच्छा कोयला होता है, आधा किलो का 1 किलो का कोयला भी होता है, उसमें कंसंट्रेशन कार्बन की ज़्यादा होती है, और जिसमें ज़्यादा कार्बन की मिकदार हो तो वो अच्छा जलता है, वो अच्छा कंबस्टिबल होता है। इसलिए फिर उसको ना हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, जो अच्छा कोयला होता है। जो वैसे बिल्कुल पीट है, जो घटिया कोयला है, उसको हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात फ्यूल के तौर पर, लेकिन अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्बनाइजेशन हो रही है, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ रही है 40%, 60%, इस तरह से। ये कोयले की टाइप्स भी हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है भाई एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोल, कोल की टाइप्स को बयान करें, आप कहेंगे पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमेंस है, एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट टॉप क्वालिटी का कोयला होता है, इसके अंदर 90% कार्बन होती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, हाँ ये आपने मैट्रिक में भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो हो गई ना इनकी कोल कैसे बनता है और इस कोल की जो टाइप्स हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमारे पास ना और एक चीज़ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने असल में ये चीज़ पढ़नी है कि कोल जो है ना वो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड कर रही है हमें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये बताता है कि किस तरह से हम कोल की मदद से और ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर लेते हैं। तो कोल को क्या करना है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर हीट करते हैं हम। कोल को हमने गर्म करना है। कोल इज़ हीटेड। व्हेन कोल इज़ हीटेड, जब कोल को गर्म किया जाए, व्हेन कोल इज़ हीटेड, गर्म किया जाता है एट ए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर कितना होगा? 500 से 1000 तक हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, देन एयर इट गॉट कन्वर्टेड, ये तब्दील हो जाता है, गॉट कन्वर्टेड, ये तब्दील हो जाता है। किसके अंदर तब्दील होगा? इन टू कोक, कोक में तब्दील हो जाएगा। कोल टार, कोल टार में तब्दील होगा। एंड और थर्ड नंबर पे कोल गैस, ये इन चीज़ों में तब्दील हो जाता है। इस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। अब हुआ क्या है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने इसको हीट किया कोल को। देखो, कोल को हम हीट करते हैं और इसकी मदद से हमें 3 बुनियादी तौर पर प्रोडक्ट मिलती हैं। और 3 बुनियादी तौर पर प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कोक है। कोक जो है ना वो सॉलिड कार्बन होता है, कार्बन ही होता सारा, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे कोल टार है। ये जो सड़कों पे लुक बिछाई जाती है, कोल टार इसी को बोलते हैं। इसके अंदर कोल टार के अंदर ना तकरीबन 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पा चुके हैं, अब तक हम हासिल कर चुके हैं। बेंजीन, बेंजीन भी इसी में पाया गया था, दरियाफ्त हुआ था सबसे पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन है, कोल टार के अंदर तकरीबन 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। अब देखो, कोल की मदद से हमने कोल टार हासिल किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके अंदर मज़ीद 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। बेंजीन उनमें से एक है, कोल टार। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस। बात समझ आ गई? तो ये 3 प्रोडक्ट बुनियादी तौर पर जब हम कोल को हीट करें इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, अच्छा एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे तो ही बात बनेगी है। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर कर दें तो फिर वो तो जो कोल है ना वो तो जल जाएगा। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन ना हो तो बर्निंग नहीं होती। कभी ऐसे आपने देखा है कि चूल्हे में जब आपने आग लगाई हुई हो तो वो पाइप में जहाँ से गैस आ रही है कि आग वहाँ पर उस पाइप से होते हुए सिलेंडर के अंदर चली जाए?
जा सकती है, गैस तो वहीं से आ रही है ना, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन चूँकि वहाँ पर अंदर नहीं है, तो अगर आप सिलेंडर की आग जो ना कंट्रोल से बाहर हो जाए ना, बाद औक़ात आपको कंट्रोल ना हो रही, तो उस पर एक कपड़ा डाल दो बस, वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को आप रोक रहे हैं। आप आग जो है ना, फ़र्ज़ कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, सिलेंडर में आग सही तरह से उसका नट लूज़ हो गया या किसी वजह से आग कंट्रोल नहीं हो रही, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें बस, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की जो उसको बराह रास्त सप्लाई हो रही है ना, वो रुक जाएगी। जैसे वो कट होगी तो आग बुझ सकती है। तो ये चीज़ें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना बर्निंग होती है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमारे पास हासिल होती हैं। इससे इसके जो बाद है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, कोल के यूजेस क्या हैं। बुनियादी तौर पर कोल को ना हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये घटिया किस्म का कोयला जो है ना, वो भट्टियों में ईंटें पकाने के लिए, तकरीबन 80% कोल इज़ बीइंग यूज टू बेक द ब्रिक्स। ईंटों को पकाने के लिए 80% कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यूजेस ऑफ कोल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ, ये आपने याद कर लेना है, शार्ट आ सकता है। यूजेस ऑफ कोल, अबाउट 80% कोल इज़ बीइंग यूज, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है टू बेक ब्रिक्स। बेक का मतलब होता है पकाना, ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है ना, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी यूजेस हैं इसके, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेशन में, एज अ फ्यूल इन पावर जनरेशन, फ्यूल इन पावर जनरेशन। अब ये क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो 2-3 बातें आपको लिखनी आनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, एज अ फ्यूल मोस्टली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 80% ईंटों को पकाने के लिए ना हम भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये चीज़ें हैं जो हमने ना कोल के अंदर पढ़नी थी। एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया आपको, हाउ कोल इज़ फार्म्ड। एक और चीज़ जो हमने सोर्स की बात की ना, सेकेंड सोर्स क्या है इसका, नेचुरल गैस। हम नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ नेचुरल गैस, गिव इट्स यूजेस, कि नेचुरल गैस क्या है और इसके यूजेस बता दें। तो नेचुरल गैस जो है ना, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट, और लो बॉइलिंग पॉइंट ना जो गैसेस हैं मोस्टली मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो गैसेस हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जो नेचुरल गैस है वो इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस। Natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons, और हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, इट कंसिस्ट ऑन, ये मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट ऑन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, और लास्ट में एंड ब्यूटेन, ठीक है। इसके अंदर जो मीथेन है ना, जस्ट मीथेन, वो 85% तक हो सकती है, 80 से लेकर 85% तक, जस्ट इसके अंदर मीथेन, ये मीथेन इसके अंदर तकरीबन 80 से लेकर 85% तक होती है। बाकी जो बचती है ना 3 गैसेस, कौन कौन सी, एक हमारे पास है जी ईथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तीनों, इन तीनों को मिला के इनकी जो कंसंट्रेशन है इस नेचुरल गैस के अंदर 15% तक होती है, इन तीनों की मिला के। और अकेली मीथेन सिर्फ 85% होती है इसके अंदर, नेचुरल गैस को हम सुई गैस भी बोलते हैं। हमारे पास ये सुई गैस बलूचिस्तान के एरिया से निकल रही है, सुई के मकाम से, इसलिए हम इसको सुई गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस को। अब ये सवाल आता है कि व्हाट इज़ नेचुरल गैस, गिव इट्स यूजेस। अब यूजेस वही फ्यूल वाले हैं, आप इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG, CNG गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा और इसको ना डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए तो जो चीज़ों में इस्तेमाल होता ही है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, पावर जनरेशन में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन चीज़ एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। यूजेस ऑफ
नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, uses of natural gas. It is used, natural gas is used, it is used in power generation, पावर जनरेशन, इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है इनमें, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज़, डोमेस्टिक पर्पज़, इसके अलावा इसमें डोमेस्टिक पर्पज़ के अलावा पावर जनरेशन में ये हो गया ना। इसके अलावा और चीज़ें जो ना, ये ज़्यादातर इन ये चीज़ें ना इनमें एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ जी, एज ए उसमें सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़। मोस्टली इसका जो काम है ना वो एज अ फ्यूल का है, ठीक है। एज ए फ्यूल के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। ज़्यादातर ये तमाम एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें थी जो हमने ना दो सोर्सेज पढ़ लिए आज, एक नेचुरल गैस और दूसरा कोल। ये दो सोर्सेज हो गए हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल करते हैं। इनमें मेन बातें आपने याद कर लेनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अभी नहीं है, कल से हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें शार्ट और MCQs के लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन ये वाला है, नेचुरल गैस क्या है, उसके यूजेस, और एक हाउ कोल इज़ फॉर्म। इनको नोट कर लें। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नोट कर लें से शाबाश।